बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं विद अनदर क्रिटिकल टॉपिक दैट इज़ अबाउट द फॉरेस्ट्स। इनकी अहमियत क्या है और हम किस तरह से इनको नुकसानात पहुंचा रहे हैं, इसकी डिटेल्स वन बाय वन बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो हम आज के सेशन में डिस्कस करना चाहेंगे वो ये है कि हमारे इस प्लेनेट के ऊपर जहाँ पे पानी ने बहुत ज़्यादा सरफेस कवर की हुई है उसमें से 30% हिस्सा खुश्की पे मुश्तमिल है, और उस 30% खुश्की वाले हिस्से के ऊपर थोड़ा सा वो एरिया जो आपको गूगल अर्थ के ऊपर ग्रीन नज़र आता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको प्रोड्यूसर्स की बेतहाशा इकसाम मुहैया की हुई हैं। वो जो प्रोड्यूसर्स की इकसाम है वो हमें फॉरेस्ट की शक्ल में नज़र आती हैं इसको रायर्स के ऊपर। अब स्टूडेंट्स, अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि जो सरफेस है सारी की सारी ज़मीन की, उसमें नीला हिस्सा पानी का है, जो ब्राउन पार्ट आपको नज़र आता है वो खुश्की का है, और जो सब्ज हिस्सा आपको बेशक वो पहाड़ी इलाकों के ऊपर है या वो मैदानी इलाकों में है, वो जंगलात ने कवर किया हुआ है। लेकिन इस ग्रीन पार्ट को हम दिन ब दिन कम करते चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। अब सबसे पहला फैक्ट जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ज़मीन की सतह यानी वो जो 30% खुश्की है उसमें से 31% पार्ट जो है वो सारे का सारा जंगलात ने कवर किया हुआ है। ऑलराइट, और इंटरनेशनल आदादोशुमार के मुताबिक अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि पहले ये 5.9 बिलियन एकड़ थे, इतनी जमीन थी जो जंगलात से कवर्ड थी। लेकिन अब क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ साथ नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4 बिलियन हेक्टेयर्स, 4 बिलियन एकड़ रह चुकी हुई है। और इस चीज का सेहरा हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली ये जो एक नया इनकलाब हमने बर्पा किया हुआ है, इसको हम इसका जिम्मेदार करार दे सकते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 4% से भी कम रकबा पाकिस्तान का ऐसा है कि जो फॉरेस्ट बाकी रह चुके हैं। अब यहां पे भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको अंदाजा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा जंगलात का कटाव हो जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रीन कवर रिड्यूस होता चला जा रहा है। ऑलराइट, और जब हम इस चीज की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करेंगे कि हमने बाहर से सयाहों को पाकिस्तान आने के लिए दावत देनी है, तो फिर हमें इस चीज का भी ख्याल करना चाहिए कि पहले उनके आने का एहतमाम तो कर लिया जाए। तो ये जो क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान और इस तरह से जो मिलियन ट्रीज वाली कैंपेन्स चल रही हैं उनमें जरूर हिस्सा लें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। कि जंगलात, जब हम वर्ल्ड वाइड बात करें या अपने मुल्क के लिहाज से बात करें तो हमें पता चलता है कि जंगलात की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। वो जो अहमियत है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हम शामिल कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज फ्रूट प्रोडक्शन, के फलों की बहुत ज्यादा इकसाम ऐसी हैं कि जो पहले तो वाइल्ड में मौजूद थे लेकिन बाद में इंसानों ने उनको अपने मकसद के लिए जंगलात से हासिल करना शुरू कर दिया। और तो और एक अहम तरीन हिस्सा रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, वो पानी जो ऊपर से पहाड़ों से पिघलती हुई बर्फ की सूरत में वापस आता है जमीन या मैदानी इलाकों की जानिब, या फिर वो वाला पानी जो बारिश की सूरत में आसमान से जमीन के ऊपर आ रहा है, उस सारे पानी को होल्ड करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे आपको एनवायरमेंटल बफर्स दिए हुए एंड दे आर ट्रीज। और ये दरख्त क्या करते हैं कि इस जमीन को बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीजों से या नुकसानदेह असरात से बचा लेते हैं। क्योंकि अगर बारिश की हम बात करें तो बारिश के जब छींटे या कतरे आके पड़ेंगे तो उसकी वजह से सॉइल के इरोड होने का खतरा पैदा हो जाता है। तो यहां पे दरख्तों की जड़ें उसको रोक के रखेंगी। और तो और वो पानी जो सरफेस के ऊपर मौजूद है, ऐसा नहीं होता कि वो सारा बह के आगे चला जाए और फ्लड्स की सूरत इख्तियार कर जाए, बल्कि जहां पे दरख्त मौजूद होंगे, एक तो वो खुद फिजिकल बैरियर की फॉर्म में नजर आएंगे आपको, दूसरे नंबर पे ये होगा कि वो उस पानी को मैनेज करके नीचे भेजेंगे और फिर वहां से पानी फ्लो करके आपके वाटर टेबल्स वगैरह का हिस्सा बन जाएगा। ऑलराइट, देन इज अबाउट द प्रिवेंट सॉइल इरोजन। टिम्बर, हम यहाँ से लकड़ी जो हासिल कर रहे हैं, फायरवुड जलाने के लिए हम लकड़ियां यहाँ से हासिल कर रहे हैं, और मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक हनी एंड वैक्स एक्सेट्रा। ये बहुत अहम चीज है स्टूडेंट्स कि अभी तो मेडिकल साइंस का हमें यहाँ पे क्लाइमैक्स नजर आता है जमीन के ऊपर, लेकिन अगर हम हिस्ट्री की तरफ नजर दौड़ाएं तो आपको हर्बल मेडिसिन के ऊपर बहुत ज्यादा काम होता हुआ नजर आएगा। अभी भी हम एलोपैथिक मेडिसिन या तरीका इलाज की बात अगर ना करें तो उससे हट के जो हमारे पास हर्बल मेडिसिन मौजूद हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद हैं, उनके एक्सट्रैक्ट सारे के सारे कहां से आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स। और हमारे पास जंगलात में ऐसे बहुत ज्यादा अहम दरख्त हैं कि जिनमें से ऐसे एक्सट्रैक्ट्स निकलते हैं उनके पत्तों से, उनकी जड़ों से, या इवन कि उनकी वैक्सेस वगैरह जो हैं ये बहुत ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। तो इस वजह से हमें अपने फायदे के लिए इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए साथ साथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि व्हाई द फॉरेस्ट और द ट्रीज आर एनवायरमेंटल बफर्स। अब यहां पे पहले तो बफर का मतलब समझ लें आप, कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी एक्सट्रीमिटी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करे, दैट इज नोन एज अ बफर। अब अगर हम जंगलात की या दरख्तों की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम बड़ी स्पीड के साथ आलूदगी फैलाते चले जा रहे हैं। हमारी आबादी बढ़ जाने की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं, और इन तमाम मसाइल के सबसे ज्यादा जो असरात मुरतब हो रहे हैं वो हो रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। हमें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन और सॉइल के अंदर इस तरह की खराबियां नजर आती हैं कि जिनका इलाज अगर हम देखें तो वो सिर्फ दरख्तों और जंगलात के पास ही नजर आता है। वो किस तरह से मुमकिन है कि हमारे पास सॉइल की प्रोटेक्शन की बात हो, वाटर की नेचुरल फिल्ट्रेशन की बात हो, और तो और एटमॉस्फेयर को एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करने की बात हो, तो हम दरख्तों को इग्नोर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एनवायरमेंटल बफर्स। एमसीक्यू स्टेटमेंट यहां पे मैंने लिखी हुई है, आप लोगों ने याद भी रखनी है। द रीजन्स विद हाई रेनफॉल एवरेज 20 इंचेस आर सुटेबल फॉर ट्री ग्रोथ, यानी इतनी अगर बारिश किसी जगह पे हो रही है तो इसका मतलब है कि वहां पे दरख्त बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर एक चीज ये यहां पे मैंने समराइज कर दिया है आपके लिए ताकि इसको याद रखिएगा कि व्हाई दे आर नोन एज द एनवायरमेंटल बफर्स। हेल्प टू कंट्रोल एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी। हर किस्म के फैक्टर्स इस एक जुमले में समा सकते हैं कि आपकी हवा की आलूदगी है, पानी की खराबी है, या जमीन के अंदर कोई खराबी पैदा हो रही है, या खुदा न खास्ता जमीन में इरोजन वगैरह या डेजर्टिफिकेशन के असरात आ सकते हैं। तो इन सब चीजों से प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? दे आर द ट्रीज और द प्लांट्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद इंटरसेप्ट हैवी रेनफॉल एंड रिलीज वाटर स्लोली टू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ये भी प्रोटेक्शन के ज़मरे में हम शामिल कर सकते हैं कि इस तरीके से भी जंगलात आपको महफूज किए हुए हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज अबाउट के जो जड़ें हैं वो जमीन को पकड़ के रखे हुए हैं। आमतौर पे हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि जमीन ने पौधों को या दरख्तों को फायदा दिया हुआ है एंकरेज के लिए स्पेस देके, लेकिन दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो साथ ही साथ इन्हीं रूट्स ने, इन्हीं दरख्तों ने उस मिट्टी को भी तो पकड़ के रखा हुआ है। बहुत सारी जगहों पे अगर आपने गौर किया हो तो हमें नहरों के किनारे, नदी नालों के किनारे ऐसा नजर आता है कि छोटे छोटे खुदरो पौधे या जड़ी बूटियां उग जाते हैं, वहां पे घास वगैरह उग जाती है, लेकिन जब इनके उगने का फायदा हम देखते हैं तो हमें पता चलता है पानी के फ्लो के साथ सॉइल की इरोजन भी हो सकती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात सिल्टिंग वगैरह वाली कंडीशंस भी हमें नजर आती हैं कि इन नालों में या नहरों के अंदर बाज़ औक़ात मिट्टी बैठना शुरू हो जाती है और उस रिजर्वायर की जो टोटल स्पेस या वॉल्यूम है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो उस सिल्टिंग वगैरह वाले केस से बचाने के लिए वेजिटेशन या प्लांटेशन या ट्रीज लगाए जाते हैं ताकि ये सॉइल को पकड़ के रखें। सॉइल को पकड़ के रखेंगे तो उसकी वजह से वो सॉइल इरोजन वाला काम कम होगा, सिल्टिंग के काम को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ सॉइल ने एंकरेज के लिए स्पेस प्रोवाइड की हुई है, बल्कि साथ ही साथ पौधे जो हैं उन्होंने भी सॉइल को प्रोटेक्ट करके और प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट, के जंगलात की वजह से ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जितने ज्यादा दरख्त किसी जगह पे उगाए जाते हैं उसी लिहाज से वहां का वाटर साइकिल उतना ज्यादा एफिशिएंट रहता है। अब इससे क्या मुराद है कि जितने ज्यादा पौधे या दरख्त होंगे ट्रांसपिरेशन का रेट उतना ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, वाटर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, फिर वहां से आपको 3 स्टेप्स मैंने बताए हुए हैं, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो इस तरह से पानी पहले दरख्तों से ऊपर जा रहा है, फिर घूम के जमीन के किसी और हिस्से पे वापस भी तो आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो बारिश वाला अंसर है वहां पे भी दरख्तों का बहुत ही अहम किरदार हमें नजर आता है। हाफ ऑफ द रेन कमिंग टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स इज ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन ऑफ द ट्रीज देमसेल्व्स, यानी दरख्त खुद से ही ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं और उसकी वजह से वो बुखारात जब वापस जमीन के ऊपर बारिश शक्ल में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका असल फायदा क्या था। ऑलराइट, देन इज कीप द एनवायरनमेंट कूल एंड ह्यूमिड। अब ये भी एक चीज स्टूडेंट्स गौर तलब है कि आहिस्ता आहिस्ता जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है और एक बड़ा वेल नोन अब हमारे पास ये फिनोमेनन डेवलप हो गया जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता चल रहा है कि गर्मियों का दौरानिया लंबा होता चला जा रहा है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, और सर्दियों की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि सर्दियों का दौरानिया कम होता चला जा रहा है अगर हम पाकिस्तान के क्लाइमेट की बात करें, और सर्दी शदीद से शदीद तर होती चली जा रही है। तो ये बुनियादी तौर पे
अपनी डिफॉरेस्टेशन की तरफ गौर करने की जरूरत है कि हमने किस स्पीड के साथ पौधों को खराब करना और खत्म करना शुरू किया हुआ है। जितनी स्पीड से हम अपने ही लैंड्स को डेजर्टिफाई करते जा रहे हैं, उसी स्पीड से ये वाली फ्लक्चुएशंस या एक्सट्रीमिटीज भी हमें देखने को मिल रही हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ यहाँ पे एक स्पेशल कैप्शन मैंने ऐड किया है स्टूडेंट्स, व्हाट इफ देयर आर नो फॉरेस्ट। अगर कोई जंगलात खुदा ना खास्ता जमीन के ऊपर नहीं होंगे तो आप इमेजिन करें कि उस तरह के एनवायरनमेंट में या बगैर ग्रीनरी के, बगैर सब्जे के किस तरह से हम सरवाइव कर सकेंगे। ना सिर्फ खुराक के साइकिल्स यानी कि फूड चेन्स और फूड वेब्स डिस्टर्ब होंगी, बल्कि उसके साथ ही साथ एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं। नो क्लाउड कवर, नो रेनफॉल, टेम्परेचर रेंज फ्रॉम डे टू नाइट विल बी एक्सट्रीम। वही सारे मसाइल जिनका अभी मैंने जिक्र किया है आपके सामने कि कतन कोई बादल या कंडेंसेशन के लिए एवेपोरेशन की सप्लाई नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल वाटर साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो है, देयर इज नो रेनफॉल, नो कंडेंसेशन, नो प्रेसिपिटेशन। और फिर उसके बाद जो दिन और रात के दरमियान में जो मॉडरेट टेम्परेचर वाले ड्यूरेशंस की हम बात करते हैं, वो मॉडरेट वाला टाइम खत्म। रात को एक्सट्रीम टेम्परेचर हो सकता है, दिन को एक्सट्रीम टेम्परेचर हो सकता है, इसको हाई या लो के साथ हम रिस्पेक्टिवली एडजस्ट कर सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, कि जंगलात और जंगलात में पाए जाने वाली जितनी भी लिविंग टाइप्स या लिविंग फॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, उनका आपस में एक तो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जंगलात जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े रिजर्वॉयर्स हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिहाज से, जहां पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। तो इस बायोडाइवर्सिटी के रिजर्वॉयर को हमें संभाल के भी रखना है, ताकि आइंदा नस्लें सिर्फ शक्लों के अंदर ही एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट स्पीशीज को ना देख सकें, बल्कि वो भी इनको रियल फॉर्म में देख सकें। ऑलराइट, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन यहाँ पे आपकी बुक वाली मैंने मेंशन की हुई है। Total number of different species within an ecosystem and the resulting complexity of interactions among them। इसका मतलब क्या है, किसी भी एक एरिया में जितने इकसाम के जानदार रह रहे हैं एक ही वक्त में, उसको हम कहेंगे there will be the biodiversity of that area। और फिर इंटरेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सारे इनके इंटरेक्शंस कहलाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक जो चीजें मैं आपको बता रहा था वो ये है कि जंगलात हमारे लिए अहम क्यों हैं, और उस अहमियत के एवज हमने जिस तरह से नुकसान पहुंचाए हुए हैं उसके लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन है क्या चीज? क्लियरेंस ऑफ वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट फॉर लंबर, प्लांटिंग क्रॉप्स और ग्रेजिंग कैटल। यानी कि बड़े पैमाने पे जंगलात का कटाव, उसके लिए वजह कोई भी हो सकती है, खाली लकड़ी हासिल करना या वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप करना या और तो और फार्मिंग करना या एग्रीकल्चर के लिए लैंड को क्लियर करना। जब हमने जंगलात का कटाव कर दिया तो दैट इज डिफॉरेस्टेशन। इसका मतलब हमने वहां पे आहिस्ता आहिस्ता जंगलात को खत्म कर दिया। अब एक और चीज स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डिफॉरेस्टेशन कॉजेज डेजर्टिफिकेशन, ये भी टर्म यूज की जाती है। अब इसको समझ लीजिएगा कि डेजर्टिफाइड एरिया का क्या मतलब होता है, कि किसी भी जगह पे जब जमीन को कल्टीवेशन के काबिल ना छोड़ा जाए, इरोजन की वजह से, पानी की कमी की वजह से, या उसको अगर हमने डिफॉरेस्ट किया और फिर उसके बाद उसको रीन्यू या रिप्लेनिश विद द नेचुरल रिसोर्सेज करना भूल गए, तो इसका मतलब है कि हमने खुद उसका काम तमाम कर दिया है, तो फिर डेजर्टिफाइड एरियाज में शामिल कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक चीज ऐड की है, दैट इज फैक्टर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती चली जा रही है और हम इस पे किसी किस्म का काबू नहीं पा रहे। द फर्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंसानी आबादी का बेतहाशा फैल जाना और किसी सूरत काबू में ना आना, इस चीज को हम कहेंगे दिस इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन प्रेशर ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड्स ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है तो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर भी मुरतब होगा। जो प्रेशर मुरतब हो रहा है दैट इज द पॉपुलेशन प्रेशर, और उसके लिए बुनियादी जरूरियात क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। इन्हीं की जरूरियात को पूरा करने के लिए फिर बहुत सारे ऐसे लैंड एरियाज को क्लियर किया जाता है कि जहां पे पहले हमारे पास बायोडाइवर्सिटी से रिच फॉरेस्ट या जंगल मौजूद थे, लेकिन हमने उनको खुद ब खुद खत्म कर दिया। ऑलराइट, देन उसके बाद स्टूडेंट्स और फैक्टर्स अगर हम ऐड करना चाहें तो हम इसमें ऐड करेंगे सॉइल इरोजन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आहिस्ता आहिस्ता हम जंगलात का कटाव करते चले जाएंगे तो वो जो जमीन की प्रोटेक्शन के लिए रूट्स उसके अंदर मौजूद थी, उन रूट्स का सिस्टम ऑटोमेटिकली कमजोर होता और बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आएगा।
तो इसकी वजह से मिट्टी का कटाव शुरू हो जाएगा। जरखेज लेयर्स दैट आर एनरिच्ड विद द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स वो एक जगह से कहीं और बह के चली जाएंगी पानी के साथ या उड़ के चली जाएंगी हवा के साथ। ऑलराइट, फिर उसके बाद लीफ कैनोपी विच प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम बीटिंग इफेक्ट ऑफ द रेनफॉल विल बी नो मोर। ये वही बात जो आगाज में मैंने की थी कि जब बारिश के कतरे जमीन के ऊपर पड़ते हैं तो ऑब्वियसली वो एक करोसिव इफेक्ट तो लेके आते हैं, और इसकी वजह से जो जमीन की अपर सरफेस है, सॉइल जिसे हम कहते हैं, उस सॉइल की लेयर के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होने के खतरे हैं। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि सिर्फ जमीन के ऊपर घास ही लगी हुई हो तो उसकी रूट्स ने किस तरह स्ट्रांगली और फर्मली पकड़ के रखा होता है मिट्टी को, तो जिसकी वजह से मिट्टी एक जगह से इरोड होकर दूसरी जगह नहीं जा पाती। तो बड़े दरख्तों की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे जब बारिश पड़ रही दरख्तों के ऊपर रही है तो जमीन के ऊपर उस इंटेंसिटी या प्रेशर के साथ वो वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं जा पाएंगे, तो इरोजन का इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएगा। फिर यही नहीं बल्कि एक और फायदा जो जंगलात पहुंचा रहे हैं वो ये है कि अगर बहता हुआ पानी बहुत स्पीड के साथ आ रहा है या खुदा न खास्ता कहीं कोई खुली आबादियां हैं जो दरिया के या किसी और इस तरह के बड़े वाटर रिजर्वायर के करीब हैं, तो वहां पे अगर दरख्तों की बाउंड्री बना दी जाएगी तो उसकी वजह से भी आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे और साथ ही साथ वो आबादी उस जगह की फ्लडिंग से बच जाएगी कि जब पानी जरूरत से ज्यादा बह के अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करता हुआ निकलेगा तो वहां पे भी जब दरख्त लगे हुए होंगे तो वो दरख्त एक तो उस पानी के फ्लो को रेजिस्ट करेंगे, मजामत करेंगे और उसको कम कर देंगे। दूसरे नंबर पे ये होगा कि उस वाटर को फौरी तौर पे मैनेज करना शुरू हो जाएंगे कि वो पानी जो ज्यादा रफ्तार के साथ ज्यादा मिकदार में आ रहा था उसको जज़ब करेंगे और सॉइल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाटर टेबल का हिस्सा बनाते चले जाएंगे। सो दे आर ऑल्सो द वाटर मैनेजर्स देमसेल्व्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लीव्स सॉइल बैरन, और इसी चीज को असल में हम डेजर्टिफिकेशन भी कहते हैं। ऑलराइट, फिर इसके जो नताइज हमें नजर आ रहे हैं, सबसे खराब तरीन चीज दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब यहां पे समझने वाली एक बात है जो मैंने साथ ही ऐड की हुई है कि दरख्त या पौधे जो हैं दे आर द कार्बन डाइऑक्साइड सिंक्स। ऑलराइट, अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करने वाली एक नेचुरल मशीनरी हमारे पास मौजूद है कि जो ना सिर्फ उस आलूदा हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रही है बल्कि साथ ही साथ उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके आपको प्रोडक्शन भी दे रही है, यानी कि सब्जियां और फल और पत्ते वगैरह आप इससे हासिल कर पा रहे हैं, तो अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड सिंक्स को हम खराब कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सिंक खराब करने का मतलब यह है कि आबादी या उस एनवायरनमेंट के अंदर या उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी और फिर हम फर्दर ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की तरह के कॉन्सिक्वेंसेस से खुद को नहीं बचा पाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे ऐड किया, फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिक एंड टेम्परेट बायोम्स आर रिड्यूस्ड। इन जगहों से भी आहिस्ता आहिस्ता जंगलात का कटाव करते करते इनको श्रिंक कर दिया गया है। डिस्टर्बेंस इन वाटर साइकिल्स एंड मैनेजमेंट, वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है। यहाँ पे आपकी किताब में इन्होंने हमारे हमसाया ममालिक की कुछ मिसालें दी हुई हैं। ये भी समझ लीजिएगा कि जब पानी को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा सकता तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इतने बड़े नुकसान होते हैं कि जिनको पूरा करते हुए फिर हुकूमतों को कई साल गुजर जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि हम कोई अल्टरनेट सोल्यूशन भी दें इस चीज का, और सोल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं दो शक्लों में। एक तो चीज यहां पे लिखी हुई है, पहली रीफॉरेस्टेशन, कि अगर कहीं से पुराने जमानों से जंगलात का कटाव चलता चला आ रहा है और उस जमीन का अब कोई और प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं हो रहा, सिर्फ लकड़ी या दरख्त काटा गया और उसके बाद उस जमीन को छोड़ दिया गया, तो वहां पे दोबारा से ट्रीज को प्लांट किया जाए, दोबारा से क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जाए। तो ये वाली चीज जो है इसको हम कहते हैं दैट इज रीफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज वेयर फॉरेस्ट हैव एग्जिस्टेड प्रीवियसली। जहां पे जंगलात पहले मौजूद थे वहां पे नए सिरे से जंगलात उगाना, इसको हम कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। ऑलराइट, यानी किसी काम को दोबारा कर देना, रिपीटेशन की मद में ले आना। तो यहां पे जंगलात पहले मौजूद थे, उनकी कटाई हो गई, अब उनको दोबारा से उगाना, दिस विल बी द रीफॉरेस्टेशन। और इसका एक बेसिक सा तरीका जो होता है वो ये होता है कि जब जंगलात में से कोई दरख्त काटे जा रहे हों तो उनके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या लास्ट प्राइमोर्डियल टिश्यूज को छोड़ दिया जाए, जहां से नए पौधे या नए ब्रांचेस दोबारा से स्प्राउट होंगी, तो अल्टीमेटली वो भी दोबारा नए दरख्तों में कन्वर्ट हो सकते हैं। देन इज अबाउट द एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन में स्टूडेंट्स हमें नजर आ रही है ये वाली चीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट वेयर नो फॉरेस्ट एग्जिस्टेड प्रीवियसली। अब यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास अपने ही मुल्क के अंदर छांगा मांगा की बेहतरीन मिसाल है कि हमने एक मसनूई जंगल क्रिएट किया। तो ये जो मसनूई फॉरेस्ट क्रिएट किया गया, ये हमारे पास अगर एक सक्सेस एग्जाम्पल है
तो इसका मतलब है कि हम मजीद कामयाबियां भी हासिल कर सकते हैं। कोई ऐसी जगह जहां पे पहले जंगलात का या दरख्तों की डेंसिटी का नामो निशान नहीं था, वहां पे नए सिरे से जंगलात उगाना, इस चीज को हम नाम देंगे दिस इज एफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन की वजह से जो आपको फवायद हासिल होंगे उनको फिर एंड में मैंने समराइज किया हुआ है यहाँ पे। प्लेजेंट एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन बाय द ट्रीज, बेटर ह्यूमिडिटी, प्रिवेंट ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंजेस, मोर प्रोडक्टिविटी, मोर डाइवर्सिटी, और आपके अपने घूमने फिरने के लिए बहुत सारे पुरफजा मकाम मजीद बढ़ सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सारे का सारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।